हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में 1.31% की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पर आपको बता दूं कि केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है ना, वो आपको क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर आपको अपडेट हुआ है और इसमें कंपनी से रिलेटेड जो है बहुत सारी आपको पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है जो कि कंपनी और कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको भी यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट चलते हैं कंपनी के क्रेडिट रेटिंग की तरफ, जो कि आईसीआरए की तरफ से आपको पब्लिश किया गया है। देखिए, हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर में। यहाँ पर आपको कल का डेट देखने को मिलेगा 29 जुलाई 2025 को जो है ना नाइट में ये अपडेट आया था आईसीआरए की तरफ से। यहाँ पर आया था। आईसीआरए क्या है? तो ये एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और जो इकरा आपको जिसको बोलते हैं, और भी अलग अलग एजेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रेटिंग रीअफर्म फॉर बैंक फैसिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिंग का एक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म है फंड बेस आपको टर्म लोन जो कंपनी का प्रीवियस रेटेड कितना था, तो 680 करोड़ था, जिसको भी बढ़ा करके 942 करोड़ कर दिया गया है। बिल्कुल पॉजिटिव है, रीअफर्म है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे फंड बेस्ड कैश क्रेडिट देखेंगे तो 269 करोड़ से बढ़ करके 397 करोड़ हो गया है। ये भी आपको पॉजिटिव है, रीअफर्म देखने को मिल रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म लोन वगैरह जो है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी इंप्रूव हुआ है, और टोटल आपको यहाँ पर 2000 करोड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे नंबर्स की बात हो गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, नंबर्स तो ठीक है जो कि अपनी जगह पर हैं, पर यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट किया है, जिसके ऊपर में हम यहाँ पर फोकस करेंगे क्यों रीअफर्म किया गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो द रेटिंग reaffirmation along with the positive outlook on the long term reflect the healthy improvement in the group scale and profitability in financial year 2025 driven by higher execution of captive power plant यानी कि CPP engineering procurement and construction order and the commissioning of the additional independent power producer capacity under the third party open access route। ये दो रीज़न है। उसके अलावा ICRA expect group to sustain the revenue and profitability growth in financial year 26 as well। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसको ऐसा लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है, वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में भी जो है ना अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ आपको मेंटेन करके रखने में कामयाब होगी। तो द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड आपको अगर देखेंगे तो ये 1736 करोड़ था रिस्पेक्टिवली इन फाइनेंशियल ईयर 25 अगेंस्ट 1024 करोड़ जो कि हमको फाइनेंशियल ईयर 24 में था। तो ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर हमको अपने रेवेन्यू में शो किया था, और कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक वगैरह देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने आपको हाईलाइटेड में पूरा नंबर जो है वो बताया गया है कि द कंसोलिडेटेड ईपीसी ऑर्डर बुक कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस एंड स्टूड 4,800 करोड़ एज ऑफ मार्च 2025 कंपेयर्ड विथ 3,279 करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2024। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है ना कि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे दिसंबर 24 में कंपनी के पास में ऑर्डर बुक कितना था, 3,279 करोड़ था। अगस्त 2024 में कंपनी का ऑर्डर बुक कितना था, तो ये आपको 2,228 करोड़ है। पर अभी रिसेंट मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो आपको बढ़ करके 4,800 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है। मतलब कंपनी के पास में सफिशिएंट ऑर्डर मौजूद है, और इसमें जो सबसे बड़ा ऑर्डर था 1,300 करोड़ का कोल इंडिया लिमिटेड से मिला था। 790 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को वो SJVN की तरफ से यहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से दिया गया था। बाकी 520 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को वो महाजन को यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कंपनी को मिला था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 516 करोड़ एंड 398 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को कॉर्पोरेट कस्टमर की तरफ से भी यहाँ पर मिला है। तो कंपनी के पास में सफिशिएंट ऑर्डर बुक मौजूद है, और इससे कंपनी को आने वाले नेक्स्ट आपको 6 to 8 मंथ के लिए जो है ना सफिशिएंट काम है। 6 to 8 मंथ में कंपनी ये सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर हाईलाइट देखेंगे ना, तो की रेटिंग ड्राइवर एंड देयर डिस्क्रिप्शन, इसमें जो है ना क्रेडिट रेटिंग को जो इंप्रूव किया गया है, आपको रीअफर्म किया गया है, उसमें क्रेडिट में कुछ स्ट्रेंथ बताया गया है कंपनी से रिलेटेड, जिसमें जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पर जो कंपनी को बताया गया है ना वो क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ की प्रमोटर इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आपको पता होगा जो यहाँ पर केपी ग्रुप के जो फाउंडर एंड चेयरमैन प्रमोटर जो है वो कौन है, डॉक्टर फारूक जी पटेल। ये पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है ना आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। मोर देन आपको
20 ईयर्स यानी कि आप बोल सकते हैं 2 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, पावर प्लांट का। तो इससे क्या होता है ना कि अगर कोई प्रमोटर एक्सपीरियंस हो या कंपनी को जो आपको टॉप मैनेजमेंट अगर वो एक्सपीरियंस हैंड में है ना, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आसानी के साथ में सस्टेन करके रख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस हैज एडेड ए सस्टेन हेल्दी ग्रोथ इन रेवेन्यू ओवर द लास्ट 5 ईयर। ओवरऑल द इंटायर ग्रुप हैज एनर्जाइज 1.86 गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट टिल डेट, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर इसके काफ़ी एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ में आपको पता होगा कंपनी बहुत सारे आईपीपी प्रोडक्ट करती है, आईपीपी प्रोजेक्ट करती है यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के, और उसमें कंपनी पीपीए करती है, साइन करती है पावर परचेस एग्रीमेंट। और ज़्यादातर जो पावर परचेस एग्रीमेंट होता है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म रहता है। हमको 15 ईयर के लिए देखने को मिलता है, हमको 20 ईयर के लिए देखने को मिलता है, हमको 25 ईयर के लिए देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है कंपनी के आईपीपी के वो आपको गुजरात में है, और गुजरात में रहने की वजह से जो है ना मेजर जो पीपी है कंपनी का वो GUVNL यानी कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से ही कंपनी ने साइन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि द ग्रुप हैज़ एंटर्ड इनटू लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट ऑफ 15 to 20 ईयर फॉर इट्स आईपीपी कैपेसिटी अंडर द थर्ड पार्टी ओपन एक्सेस रूट विथ रिपोर्टेड आपको कस्टमर एंड आपको कमर्शियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कस्टमर विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ बिल आपको फ्रॉम देम। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट पीपीए है, इस पीपीए में क्या होता है कि कंपनी आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। अभी कंपनी ने एक बार पीपीए साइन कर लिया है आने वाले 15 या 20 ईयर के लिए, तो हर साल जो है टाइमली बेसिस में कंपनी को जो भी अमाउंट फिक्स किया गया होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वाट एवर XYZ जो भी अमाउंट रहेगा वो कंपनी को हर साल मिलेगा। और जब हर साल वो कंपनी को मिलेगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहेगा वो हर साल आपको बढ़ेगा, हर साल रेवेन्यू में वो ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। तो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीडिंग टू रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड लो आपको काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क मोर एवर द कंसोलिडेटेड EPC ऑर्डर बुक कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस एंड स्टूड, ये तो 4800 करोड़ है। ये हम ऑलरेडी ऑर्डर बुक को ऑलरेडी डिटेल में सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पावर परचेस एग्रीमेंट कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा है, और इससे क्या होगा कि आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें क्या बताया गया ना कि कंपनी का जो ग्रोथ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि स्टेडी ग्रोथ इन रेवेन्यू ओवर द ईयर अलोंग विद द आपको हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाती है, पर जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना वहाँ पर ग्रोथ शो नहीं होता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी अपने रेवेन्यू के साथ साथ जो है ना अपने प्रॉफिटेबिलिटी में भी जो है हमको कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ शो कर रही है। और आप देख सकते हैं कि द ग्रुप प्रोवाइड सोलर पावर एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एज सर्विस प्रोवाइडर EPC कॉन्ट्रैक्ट टू CPP कस्टमर। द ग्रुप रेवेन्यू हैज शोन कंसिस्टेंट हेल्दी ग्रोथ ओवर द ईयर। द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो एट अ हेल्दी रेट ऑफ 70% in financial year 25 on year basis account of healthy CPP EPC order execution एंड एडिशन ऑफ IPP कैपेसिटीज़, ठीक है। तो कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में अपने रेवेन्यू में यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाया है, और साथ ही साथ में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, जो कि 32.5% हमको देखने को मिला इन फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि लास्ट ईयर कितना था? तो लास्ट ईयर 32.9% था। तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 0.4% का, पर ये 0.4% बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंटली कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा है। तो हाई ऑपरेटिंग मार्जिन होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए हालांकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी है, जिसमें अगर आप सबसे बड़ा जो कंपनी के लिए क्रेडिट में जो चैलेंज है ना, जो नेगेटिव है वो क्या है? तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क है। क्योंकि कंपनी बड़े बड़े आपको IPP के CPP के प्रोजेक्ट करती है, GUVNL जैसे क्लाइंट के लिए करती है, बहुत सारे आपको जो कमर्शियल क्लाइंट्स हैं उनके लिए कंपनी काम करती है। तो उससे क्या होता है ना कि जो प्रोजेक्ट है अगर वो टाइमली बेसिस में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उस केस में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमको इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है, जैसे देख सकते हैं कि द ग्रुप रिमेन एक्सपोज टू एग्जीक्यूशन रिस्क एसोसिएटेड विद द अंडर डेवलपमेंट IPP प्रोजेक्ट ऑफ 0.9 गीगावाट कॉन्ट्रैक्ट विद GUVNL comprising of 250 मेगावाट AC सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड 370 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो टाइमली रिसिप्ट ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल हो गया, इंक्लूडिंग फॉर राइट ऑफ वे हो गया, फॉर द ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ पेंडिंग लैंड हो गया। बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जो कि टाइमली बेसिस में होना ज़रूरी है, जैसे कि कंपनी को जो लैंड चाहिए, कंपनी का जो PPA एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसके अलावा जो है ना आपको अगर आप देखेंगे रेगुलेटरी वगैरह रहती है, जो GUVNL से आपको अप्रूवल वगैरह चाहिए रहता है, वो सब अगर लेट होता है तो उस केस में
कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो आपको एग्जीक्यूशन में भी हमको रिस्क देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए जो नेक्स्ट जो बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बताया गया है कि मॉडरेट कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप देखेंगे डिस्पाइट द इंप्रूवमेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन अकाउंट ऑफ द QIP 1000 करोड़ at KPI Green in August 2024 for funding the equity requirement of the utility scale IPP project and equity raise of 500 crore at Sundrop in second half of financial year 25 for funding the working capital requirement of EPC project. The group leveraged and cover metric as expected to moderate in the medium term because of the debt funded nature ऑफ द यूटिलिटी स्केल IPP प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है ना कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है, और इससे पहले कंपनी ने 1000 करोड़ का QIP किया था, 500 करोड़ का जो है सनड्रॉप के थ्रू जो है फंडिंग भी कंपनी ने रेज किया था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे द ग्रुप एक्सपेक्टेड टू इनकर ए कैपेक्स ऑफ 4100 करोड़ फॉर द अंडर डेवलपमेंट यूटिलिटी स्केल IPP प्रोजेक्ट के लिए जो है कंपनी यहाँ पर फंड वगैरह लेकर के आएगी। और आपको 700 करोड़ यहाँ पर इंक्रीज भी हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आने वाले टाइम में हमको कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और उस केस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी जो थर्ड पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सस्पेक्टेबिलिटी है कि IPP का जो कैश फ्लो है टू PPA टर्मिनेशन रिस्क एंड टैरिफ रेट, जो टैरिफ रेट वगैरह जो गवर्नमेंट का रहता है वो भी एक रिस्क है। PPA कभी भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये भी एक रिस्क है, रेगुलेटरी का रिस्क है। तो ये सारे भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये सारा कुछ इशू होता है तो आने वाले टाइम में कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ नेगेटिविटी भी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट का भी एक रिस्क है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डेट है, और जो डेट फंडेड आपको कैपेक्स होता है तो इंटरेस्ट का एक डर हमेशा बना रहता है कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आपको इंटरेस्ट में जा सकता है। बाकी वल्नरेबिलिटी ऑफ IPP कैश फ्लो टू क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि गुजरात आपको पता है कि कोस्टल एरिया है और वहाँ पर जो है ना क्लाइमेट कंडीशन हमेशा जो है आपको अलग अलग देखने को मिलता है। आप देख भी सकते हैं कि एनी एडवर्स वेरिएशन इन वेदर कंडीशन और आपको एंड और मॉड्यूल टरबाइन परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट द PLF एंड कंसिक्वेंटली द कैश फ्लो। सीधी सी बात है, जब वेदर से कुछ प्रॉब्लम होगा कंपनी के मॉड्यूल में, कंपनी के टरबाइन में, तो कंपनी जो है कम आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, और जब कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो रेवेन्यू में भी जो है वो हमको नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो यहाँ पर एडिक्वेट यहाँ पर आपको बताया गया है। पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर दोनों मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, और तो यहाँ पर हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो फिनिश होता है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट जो है वो डिटेल में समझ में आया होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी मेरी तरफ से KPI ग्रीन एनर्जी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।